Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be very fine. And we are going to start lecture number 4 of chapter number 23. आइए देखते हैं कि आज हम उस पर्टिकुलर लॉक को कैसे अनलॉक करने में कामयाब होते हैं कि प्रोटीन और डीएनए में से कौन सी चीज़ हेरिडिटरी मटेरियल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आज का यही है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में लिए गए साइंटिस्ट के कुछ नाम लिखें और फिर थोड़ा सा देखें कि उन्होंने अल्टीमेटली हमें क्या इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की थी। तो यू नो कि हमने लास्ट लेक्चर में कॉल कॉरेन, then we have discussed about W.S. Sutton, and finally we discussed the work of Thomas Hunt Morgan, that we usually write it as T.H. Morgan. इन तीन लोगों ने जिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के वर्क को क्या किया था, रिवाइव किया था और उसको फाउंडेशन बना के, बेस बना के उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लिखा था या स्टडी किया था, दैट वाज नन अदर देन जॉन ग्रेगर मेंडल, राइट। और उस पर्टिकुलर जॉन ग्रेगर मेंडल के वर्क को करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जिस चीज़ को वो बेसिकली ट्रेट कह रहा था, एक खसूसियत बोल रहा था, एक फीचर बोल रहा था, उसका इनहेरिटेंस का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा क्रोमोसोम्स शो करते थे, और क्रोमोसोम्स जैसा पैटर्न शो करते थे वैसा ही पैटर्न उन पे पाई जाने वाली जीन्स शो करती थी। यानी कि जहाँ क्रोमोसोम डबल थे वहाँ जीन भी डबल सेट में प्रेजेंट थी, वहाँ पे ट्रेट भी डबल सेट में प्रेजेंट थी, और जहाँ पे जीन सिंगल प्रेजेंट थे वहाँ पे क्रोमोसोम भी सिंगुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट थे। इन सब साइंटिस्ट ने, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जॉन ग्रेगर मेंडल, देन कॉल कॉरेन, देन W.S. सटन, देन T.H. मॉर्गन, इन सब लोगों ने हमें एक ही कंक्लूजन बताई, और वो कंक्लूजन क्या थी कि क्रोमोसोम इज बेसिकली द हेरिडिटरी मटेरियल, राइट। आपको बात समझ आ रही है। सवाल ये था कि जब हम लोगों ने क्रोमोसोम को क्या किया, डिवाइड किया इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो मुझे पता चला कि क्रोमोसोम दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। उनमें से एक चीज़ का नाम क्या था, डेफिनेटली प्रोटीन, और दूसरी चीज़ का नाम मेरे पास क्या था, डीएनए, राइट। सवाल ये था कि अगर क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रेट्स के जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र में, तो फिर क्रोमोसोम में कौन सी चीज़ है, क्या वो चीज़ प्रोटीन है या वो चीज़ डीएनए है। आज का हमारा लॉक यही है, यानी कि वी वांट टू अनलॉक द फैक्ट वेदर डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल और प्रोटीन इज हेरिडिटरी मटेरियल। याद रखने वाली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम लोगों ने डीएनए के कंपोनेंट्स को देखा तो वो थे सिर्फ 4, और जब मैंने प्रोटीन के यूनिट्स को देखा तो वो क्या थे, 21। तो जितनी डाइवर्सिटी मुझे ट्रेड्स में नज़र आ रही थी, बीइंग साइंटिस्ट मैं ये बात सोचने पे मजबूर था क्या कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के पास चूँकि नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हैं, तो शायद ज़्यादा ट्रेड्स बनाने के लिए, ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन शुड बी हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन क्या प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल साबित हुई या नहीं हुई, और इसको हमने किस तरीके से रिजॉल्व किया, इसके लिए हमें अगले जो 45 मिनट्स और 40 मिनट्स है उनको बहुत ध्यान से, गौर से सुनना है। सो लेट्स मूव टू दिस वेरी कॉन्सेप्ट।
डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। इसको साबित करने के लिए हम क्या बात कर रहे हैं कि डीएनए ही बेसिकली एक हेरिडिटरी मटेरियल है। इसको साबित करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स? सबूत। हम सबूत की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम लोगों के सामने रख के क्लेम कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज अ सबूत। फर्स्ट एविडेंस, it was from a scientist. His name was Frederick Griffith. स्पेल याद करवाते हैं आपको, Frederick, Frederick, and then Griffith, 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 फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इससे में सबसे पहले ये सबूत दिया, ये एविडेंस दिया कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है बल्कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल हो सकता है। आखिर उसने ये वाला काम कैसे किया? इस पर्पस के लिए उसने बैक्टीरिया यूज किए। क्या यूज किया हमारे स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया। यू नो बैक्टीरिया आर वेरी फेमस पैथोजेंस, ये डिजीज कॉज करते हैं, तो उसने बैक्टीरिया यूज किए जिन्हें हम लोग कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। दे यूजुअली कॉज न्यूमोनिया, तो हम लोग न्यूमोकोकस का नाम भी देते हैं। राइट, यू नो वेरी वेल, आप पढ़ लिख गए हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 में बैक्टीरिया को बहुत डिटेल से पढ़ा था और आपको पता है कि जो कोकस बैक्टीरिया हैं दे बेसिकली हैव अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आए हम इन बैक्टीरिया की 2 डिफरेंट टाइप्स को लिखते हैं। पहली टाइप का जो बैक्टीरिया था मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज एस टाइप बैक्टीरिया। सवाल ये था कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया को एस टाइप क्यों कहा? तो आंसर ये हमारे स्टूडेंट्स कि आप लोग इस पर्टिकुलर पेट्री प्लेट को देखें तो आपको इस पेट्री प्लेट में ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं कोकस बैक्टीरिया। कौन सी टाइप? एस टाइप। लुक एट इट्स टेक्सचर। आप इसे टेक्सचर को देखें तो नजर आ रहा है कि ये बहुत चमकदार से हैं, शाइनी से हैं और इसके एजेस कैसे हैं? बहुत स्मूथ। ये वाले बैक्टीरिया बेसिकली स्मूथ क्यों हैं? बिकॉज कि इनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का कोट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट, जो इसे बड़ी स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे स्ट्रेन को देखें, दूसरी टाइप को देखें, आप देखेंगे कि इसकी दूसरी टाइप कहलाती है आर टाइप। अब अगेन मेरा फर्ज है आपको ये नॉलेज दूं कि हम इसे आर टाइप क्यों कहते हैं। तो उसके लिए आप लोग इस पेट्री डिश को देखें। जब आप इस पेट्री डिश को देखते हैं तो नजर आता है कि इसमें कॉलोनी की शेप वैसे ही है, लेकिन अब कॉलोनी चमक नहीं रही। जब कॉलोनी चमक नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर वो शाइनी सा पॉलीसैकेराइड का कोट एब्सेंट है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो इन दिस केस दिस पॉलीसैकेराइड कोट इज एब्सेंट। राइट, PS stands for polysaccharide, कोट इज एब्सेंट। तो हमें समझ ये आया कि जिन बैक्टीरिया के बाहर पॉलीसैकेराइड का कोट होगा वो चमकदार होंगे और जिनके पास पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होगा वो डल होंगे अपीयरेंस में, वो शाइनी नहीं होंगे। ये तो बात हुई इनकी अपीयरेंस की। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी की। यू नो, बहुत दफा जिक्र किया मैंने आप लोगों से कि व्हाट इज बेसिकली अ पैथोजन? एनी यू कैन से ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोजन। तो हम डिस्कस अब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों की पैथोजेनेसिटी।
तो लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पैथोजेनेसिटी, रेड से लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, पैथोजेनेसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस पर्टिकुलर टाइप के गिर्द मैं ये रेड दाया लगा दूंगा, दैट इज बेसिकली व्हाट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैथोजन। तो लुक एट दिस, ये वाला बैक्टीरिया, this one is highly pathogenic, right? So S type is very very strong pathogen, और उसने उस strong pathogen को नाम दिया virulent, right? लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी R टाइप की, तो ये जो मेरे पास R टाइप बैक्टीरिया थे, they were नॉन विरुलेंट, ये डिजीज कॉज नहीं करते थे, डू नॉट कॉज डेथ और डिजीज। चलिए डेथ स्टेट लिख देते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने इन दोनों बैक्टीरिया को एक और तरीके से भी नॉमिनेट किया, क्या कि ये जो मेरे पास एस टाइप बैक्टीरिया हैं वो एनवायरनमेंट में ज्यादा थे, तो उन्होंने इसको नाम दिया कि दे आर बेसिकली नॉर्मल। सो विरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नॉर्मल, लेकिन इन लोगों ने अपनी पैथोजेनेसिटी क्यों लूज की? ड्यू टू अ म्यूटेशन। तो लिहाजा हम इस आर टाइप बैक्टीरिया को एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या है? म्यूटेंट स्ट्रेन। म्यूटेंट स्ट्रेन। चलें आपको यूं समझाते हैं। लॉइन की फितरत है कि वो अटैक करेगा, राइट? चीता की फितरत है कि वो अपने प्रेडेटर पे अटैक करेगा, इंसान पे खासतौर पर बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसे कैप्टिविटी में रखूं, उसे अपने घर में कैद करके रखूं, तो जाहिर है वो इंसानों पे अटैक नहीं करेगा। आप समझ लो कि वो उसकी म्यूटेंट टाइप है। यही वाली बात यहां पर है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो वाइल्ड है, वो नॉर्मल है, लेकिन जब मैं उसमें कोई म्यूटेशन कर देता हूं, उसको टेम कर देता हूं, उसको चेंज कर देता हूं, तो फिर वो नॉन विरुलेंट हो जाता है। सवाल यह है कि उन्होंने इन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया? तो लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल। सो जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल, इट वाज नन अदर देन माइस। उसने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, उस पर्पस के लिए आप इस एनिमेशन को देखें। लुक एट दिस। सबसे पहले उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिए, उनको कल्चर किया। कल्चर करने के बाद उन बैक्टीरिया को सिरिंज में भर के माइस को इंजेक्ट कर दिया। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होना था और क्या हुआ? जाहिर है ये विरुलेंट टाइप है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो जाहिर है ये माइस को क्या करेगा? इल सिम्टम डेवलप करेगा और इवेंचुअली उसे मार देगा, और ऐसा हुआ भी। तो एस टाइप बैक्टीरिया ने माइस को किल कर दिया, राइट? याद रखना है आपने कि एस टाइप बैक्टीरिया विरुलेंट है और वो माइस को किल कर देते हैं। बातें माइंड में रखेंगे तो ज्यादा अच्छी पिक्चर आपके माइंड में डेवलप होगी। फिर उन्होंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, कि उन्होंने अब आर टाइप बैक्टीरिया का कल्चर लिया, उसे सिरिंज में भरा और उसे भी माइस को लगा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? ये नॉन विरुलेंट था, यानी कि ये म्यूटेंट था, यानी कि ये फ्रेंडली था। इसने माइस को कुछ भी नहीं कहा और माइस बहुत ज्यादा कर रही हेल्दी रही। साबित हो गया कि जो एस टाइप बैक्टीरिया हैं वो बड़े खतरनाक हैं, और जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं वो अब खतरनाक नहीं रहे। उन्होंने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स? उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिए जो जानलेवा थे, उन्होंने उसको हीट किल कर दिया। यू नो मीनिंग ऑफ हीट किल, कि हमने उनसे कल्चर को गर्म कर दिया। नाउ इट इज थर्ड ग्रुप ऑफ माइस। वो थर्ड ग्रुप ऑफ माइस को हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लगा रहे हैं। जाहिर है अब उनकी पैथोजेनेसिटी खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज वो तो मरे हुए हैं। और ऐसा हुआ भी कि ये जो मेरे पास एक हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया था, उन्होंने विरुलेंस कॉज नहीं की और उस पर्टिकुलर माइस की डेथ नहीं हुई।
फिर दोबारा रिपीट करते हैं आपको समझाने के लिए। अगर एस टाइप जिंदा है तो माइस किल होगा, और अगर आर टाइप जिंदा है तो माइस किल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एस टाइप बैक्टीरिया को किल करके माइस को लगाऊं तो माइस की डेथ नहीं होगी। तो ये मेरे पास क्या हो गए, 3 ग्रुप्स हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर एक और तजर्बा करके देखा, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जनरेट हुआ। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, उसमें उन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया से मिलाया। राइट, आपको पता है कि आर टाइप बैक्टीरिया डेथ की कॉज नहीं थे, और एस टाइप हीट किल्ड भी डेथ की कॉज नहीं थे। जब इस मिक्सचर को माइस को लगाया जाए तो इनफैक्ट माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअल फॉर्म में दोनों ने माइस को किल नहीं किया था। लेकिन अजीब सी बात हुई, जब मैंने इन दोनों बैक्टीरिया को माइस में लगाया तो इस पर्टिकुलर माइस के अंदर बड़े डेंजरस सिम्टम डेवलप हुए और इस माइस की डेथ हो गई। सवाल ये था, ऐसा क्यों हुआ? इस पर्पस के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया और इस माइस के ब्लड को निकाल के स्लाइड में देखा, तो उन्हें नजर आया कि इसके अंदर तो प्रॉपरली एस टाइप बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा हो गए हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉपरली। तो इनकी जो डेथ है वो ना तो एस बैक्टीरिया से हुई है जो हीट किल्ड है, और ना ही आर टाइप से हुई है जो कि जाहिर है लिविंग है, बल्कि तो यहाँ पे एक नई टाइप के बैक्टीरिया के पैदा होने से हुई है जो बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर से बने हैं। समहाउ, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, के समहाउ ये वाले आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए थे। आज आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप बहुत से फिल्में भी देखते हैं जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग जो कैसे टॉयज से मूवीज बना रहे होते हैं। आपने ट्रांसफॉर्मर 1, 2, 3 देखी भी होगी मूवी। तो चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म का चेंज हो जाना, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक आर टाइप बैक्टीरियम एस टाइप बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो गया था। इस आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किसने करवाया, ये बहाल एक पहेली थी। लेकिन ये बहाल बात साबित हुई कि खालिस कोट का होना जरूरी नहीं है, कि अगर सिर्फ कोट वहां पे प्रेजेंट होता तो फिर एस किल्ड हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से उनकी डेथ हो जाती। तो अब सवाल ये था कि कोट किसने बनवाया, राइट, किस चीज ने वो वाली पॉलीसैकेराइड्स बनवाई कि जो डेथ की कॉज बनती हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डिफरेंट और साइंटिस्ट मैदान में कूदे और उन्होंने अपने अपने तौर पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। देखते हैं कैसे। फॉर दिस पर्पस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, there were 3 scientists, नेम मैंने पैसे लिख के रखे हुए हैं ताकि कोई एरर ना हो। One of them was Oswald McCarthy, other one was Colin MacLeod, and last one was Macklin McCarthy. इन तीनों के इमेजेस आपके सामने, जाहिर है इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए, सैल्यूट देने के लिए। इन्होंने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया। कब के हमारे स्टूडेंट्स? 1944 में। और 1944 तक हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर नहीं कर सके जिससे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने छोड़ा था। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि 1944 तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अनडिस्कवर्ड रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। इसको अनलॉक करने के लिए ज़ाहिर वी आर गोइंग टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन, हम लोगों ने डिफरेंट क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, राइट, टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हम लोगों ने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा से वही मिक्सचर ले रहे हैं जिसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया था। आप में से किसको याद है वो मिक्सचर क्या था? एग्जैक्टली लिखते हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों ने उसी पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोकोकस का मिक्सचर लिया और उसमें 2 टाइप से बैक्टीरिया ऐड किए थे, आपको याद होगा। उनमें से एक थे मेरे पास एस, जो ओ माय
गॉड वेरी स्ट्रॉन्ग विरुलेंट है, लेकिन जब मैं उसे क्या कर दूंगा, हीट किल, तो अब वो क्या नहीं रहेंगे, विरुलेंट नहीं रहेंगे, तो दे आर बेसिकली एस टाइप। कौन से वाले, हीट किल्ड। आप में से किसी को याद है कि अगर मैं किसी माइस में एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया लगाऊंगा तो उसे क्या होगा, परफेक्ट, वो जिंदा रहेगी, ठीक है। और दूसरा मेरे पास कौन से थे, लिविंग आर टाइप। आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया अगर मैं किसी माइस को लगाऊं तो कौन बताएगा आप में से कि क्या होगा माइस को, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, माइस जिंदा रहेगी। हम बात कर रहे हैं कि जब मैं इस बैक्टीरिया को अलग लगाऊं तो भी माइस जिंदा रहेगी, जब मैं इस बैक्टीरिया को अलग लगाऊं तो भी माइस जिंदा रहेगी, लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर को आपस में लगाऊंगा तो माइस मर जाएगी। हम उसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने की कोशिश करें। इसको मिक्सचर को बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या किया गया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हमने किया ये माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने यहां से, मैं यहां पे आप लिख रहा हूं बहुत बड़ा सारा माइनस ताकि आपको याद रहे, हमने यहां से माइनस कर दी क्या, प्रोटीन्स। आप में से कौन बता सकता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से प्रोटीन्स को माइनस करने का क्या तरीका हो सकता है, एनी स्टूडेंट। बहुत दफा डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि हमने अपनी बायोलॉजी में जो भी काम करवाना हो, हमें क्या चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। तो अगर मैं किसी जगह से प्रोटीन्स को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे एक एंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा, और वह एंजाइम क्या है, नन अदर देन प्रोटीएज। तो जब मैंने प्रोटीएज यूज किए तो सारी की सारी प्रोटीन्स यहां से डाइजेस्ट हो गई, चाहे वो इस पॉलीसेकेराइड की थी, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन की थी या सेल वॉल की थी, सारी की सारी प्रोटीन इस मिक्सचर में से क्या हो गई, खत्म हो गई। तो प्रोटीन्स माइनस कर दी गई बाय डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स विद एन एंजाइम नोन एज प्रोटीएज। उनका कहना यह था कि हम लोगों ने 99.98% तक प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया है और अब ये एक प्रोटीन फ्री मिक्सचर बन गया है। रिमेंबर, ये मिक्सचर किसका है, एस टाइप हीट किल्ड और आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया का मिक्सचर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर मिक्सचर को दोबारा से माइस को लगाया। क्या होना चाहिए था, शायद अगर प्रोटीन रेडी मटेरियल होती तो प्रोटीन्स रिमूव होने के बाद अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 99.98% प्रोटीएज रिमूव करने के बावजूद जब उन्होंने इस मिक्सचर को इस पर्टिकुलर माइस को लगाया तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आई। सो ट्रांसफॉर्मेशन वाज यस। तो साबित हो गया अब तक कि कम से कम प्रोटीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज को इस चीज में बदल देने वाली चीज कम से कम प्रोटीन्स नहीं हो सकती। आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 2 में यह बात की थी कि जो हमारा डीएनए है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में क्या, आरएनए, राइट। तो शायद आरएनए ये वाला काम कर रहे हो, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पर्टिकुलर बचे हुए मटेरियल को आरएनए से भी ट्रीट कर लिया जाए। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हमने अगले वाले केस में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन में को ट्रीट कर लिया आरएनए के साथ, ठीक है। बहुत सी बुक इसे ऐसे भी लिखती हैं, आरएनए। आरएनए क्या करेंगे, आरएनए जाके उस पर्टिकुलर मटेरियल में प्रेजेंट आरएनए को भी खत्म कर देंगे। देखें, मैंने प्रोटीन्स भी निकाल दी और अब मैंने आरएनए भी निकाल दिए। तो जब मैंने आरएनए भी निकाल दिए तो अब क्या बचा, अब बच गया प्योर डीएनए। सवाल यह है कि आरएनए ट्रीटमेंट के बाद जो मेरे पास बाकी चीज बची डीएनए वाली, अब मैंने उसको लगाया माइस को। माइस बेचारी फिर मर गई।
माइस बेचारी फिर मर गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। इससे साबित हुआ कि अब तक की एक्सपेरिमेंट्स का हासिल क्या है कि भाई ना तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल है और ना ही आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर बाकी मेरे पास बचता क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स? तो बाकी मेरे पास बच जाता है डीएनए। क्या बचता हमारे डियर स्टूडेंट्स? डीएनए। तो अब साबित ये हो रहा है कि परहैप्स डीएनए इज द AHM। AHM स्टैंड्स फॉर हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन हम अपनी बात खुद ही गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास रियलिटी रिवील नहीं हो जाए। मुमकिन है डीएनए भी ना हो, कोई और चीज हो। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस टेस्ट को वेरीफाई करने के लिए एक और टेस्ट इस पे लगाया, एक और कसौटी पे इसे परखा। वो क्या था माय डियर स्टूडेंट्स कि जो मिक्सर बचा था, जिसके अंदर से मैंने प्रोटीन भी निकाल दी थी, जिसके अंदर से मैंने आरएनए भी निकाल दिए थे, अब वहां पे बच गया था सिर्फ डीएनए। उसको मैंने ट्रीट किया डीएनएज के साथ। उसको मैंने ट्रीट किया के साथ, डीएनएज के साथ। और फिर जब मैंने ये वाला मिक्सचर, डीएनए फ्री मिक्सचर बात कर रहा हूं, डीएनए फ्री मिक्सचर को जब मैंने एक माइस को लगाया तो बेचारी माइस की जान छूट गई। माइस रिमेन लिविंग, वो जिंदा ही रही। तो इन सारी बातों से हमें ये बात पता चलता है कि बेसिकली डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, ना आरएनए है और ना ही प्रोटीन्स है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू सी अनदर एक्सपेरिमेंट, perhaps with the most simplest organisms on the face of earth, and that very organism is virus। और आप लोगों के लिए अब ये बात बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 4 में 5 में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 थिंग्स, वन ऑफ देम वाज प्रोटीन कोट, अदर वन वाज डीएनए और आरएनए। इस पर्टिकुलर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ने भी हमें यही बताया कि हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है। कैसे? लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी वायरस के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स की। तो वायरसेस के साथ जिस पेयर ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया उसमें से एक का नाम था एल्फ्रेड हर्शे एंड अदर वन वाज मार्था चेस। हम काफी तक कन्विंस हो गए थे कि ना तो प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है और ना ही आरएनए, बल्कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। इसकी हमें एडिशनल एविडेंस किसने दिया? आइए हम लिखते हैं कि हमें एडिशनल एविडेंस दिया एक एडिशनल सबूत। एविडेंस का मतलब क्या था? सबूत। ये हमें दिया डेफिनेटली एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस में। किस ईयर में? आप एफएससी से बिलोंग करते हैं, आपको ईयर भी याद करना है। तो आंसर इज इन 1952। ये 1952 की बात है। राइट 1952 में क्या एक्सपेरिमेंट किया एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने? आप में से कौन मुझे बताएगा कि हमारी प्रोटीन में कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर यूज कर सकता हूं? वेरी राइट, आप में से एक मुझे आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, दैट इज अ सल्फर। राइट, अब अगर मैं किसी सल्फर की बात करूं तो सल्फर इज बेसिकली एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन। sulfur is integral part of protein। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल से आपने केमिस्ट्री तक अंडरस्टैंड की है। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? तो आंसर इज 32। इसका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, इट इज 32। इट इज 32। अगर मेरे पास एक ऐसी सल्फर है
कि जिसका एटॉमिक मास नंबर 32 है तो इट इज अ स्टेबल सल्फर, ये एक स्टेबल सल्फर है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पे एक ऐसी सल्फर इस्तेमाल करूं जिसका एटॉमिक मास नंबर 32 नहीं है बल्कि 35 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेंजरस हो गई है। Whenever I say the word dangerous, it means now it can emit radiation or it becomes radioactive isotope of normal sulfur. तो जो मेरे पास नॉर्मल सल्फर है उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होगा? S35। इसको हम लिखते भी ऐसे ही हैं, S35, राइट। याद रहे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रोटीन हाइड्रेटेड मटेरियल है या डीएनए हाइड्रेटेड मटेरियल है। तो मैंने सबसे पहले प्रोटीन्स बनाने वाली चीज मीन सल्फर को रेडियो एक्टिव बना लिया है। अब मेरी तवज्जो गई दूसरी तरफ, और सेकंड तवज्जो क्या थी? डीएनए। तो डीएनए में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है और उसका रेडियो एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल है? तो आंसर इज फॉस्फोरस। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है कि हमारे डीएनए के अंदर हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, तो उसमें हमेशा फॉस्फेट इस्तेमाल होती है, और वैसे भी फॉस्फेट किसी भी न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे तो अटैच होता ही है। तो डीएनए को अगर मैं टेस्ट करना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा फॉस्फोरस। राइट, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट है। सल्फर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोरस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए। वो उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है। अगर मैं इस फॉस्फोरस का नॉर्मल एटॉमिक मास नंबर लिखूंगा तो इट इज 30, राइट। और अगर मैं इसका अनस्टेबल एटम फाइंड करना चाहूं, मीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाइंड करना चाहूं, तो इट विल बी P32। We write it as P32। इन साइंटिस्ट ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एल्फ्रेड हार्शेड, मार्था चेज, इन्होंने किया क्या? इन्होंने वायरसेस बनवाए। कौन से वाले? 2 किस्मों के वायरसेस बनाए। लुक एट दिस, समझाता हूं मैं आप लोगों को, समझने की कोशिश करेंगे तो बात बहुत आसान है। एक वायरस बनाए ये वाले, व्हेनेवर आई से ये वाले, और मैंने लिखा है रेड। इसका क्या मतलब है? कि इसका कोट रेडियो एक्टिव है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के कोट बनाने में जो सल्फर इस्तेमाल हुई इट वॉज S35, राइट। और इस वाले केस में जो डीएनए बनाया गया इट वॉज नॉर्मल। इसको नॉर्मल को मैं ब्लू से लिख रहा हूं। सो डीएनए वॉज नॉर्मल एंड कोट वॉज रेडियो एक्टिव। लिख देते हैं आप लोगों के लिए ताकि भूले नहीं आप लोग। इट इज रेडियो एक्टिव कोट। And what about its DNA? DNA is normal. DNA is normal. Right? दूसरे टाइप के वायरसेस बनाए जिनका कोट नॉर्मल था। ब्लू, आपको पता है ब्लू में नॉर्मल से लिखा हुआ, ब्लू को मैं नॉर्मल से लिखा हुआ, ठीक है। तो कोट कैसा था? नॉर्मल, समथिंग लाइक इट। लेकिन जो इसका डीएनए था इट वॉज रेडियो एक्टिव, बिकॉज कि यहां जो फॉस्फोरस इस्तेमाल हुई इट वॉज रेडियो एक्टिव। तो यहां पे डीएनए इज रेडियो एक्टिव, राइट। और जहां तक बात है इस टाइप के वायरस के कोट की, तो कोट इज नॉर्मल। 2 टाइप के वायरसेस बनवाए गए।
बनाने के बाद उन्होंने किया क्या कि उन्होंने इन पर्टिकुलर वायरसेस को हुक्म दिया कि तुम जाके क्या करो, एक बैक्टीरियोफेज पे अटैक करो, सॉरी एक बैक्टीरिया पे अटैक करो, बिकॉज कि ये बैक्टीरियोफेज थे। तो जब ये दो किस्म के बैक्टीरियोफेजेस ने जाके इस पे अटैक किया तो जाहिर है वो चीज़ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में बनाने की रिस्पॉन्सिबल होगी वो अंदर जाएगी, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी वो बाहर रह जाएगी। इस पर्पस के लिए क्या किया गया, इन दो किस्म के वायरसेस को इन बैक्टीरिया पे भेजा गया। भेजने के बाद इनको बहुत ज़्यादा स्पीड से एजिटेट किया गया। वेन एवर वी यूज द टर्म एजिटेट, इसका मतलब होता है इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलाया गया, यानी कि अगर कोई चीज़ इससे स्ट्रांगली बाइंड नहीं है तो वो उतर जाए, शेक किया गया वायलेंटली, राइट। तो इस वायलेंट शेकिंग की वजह से वो वाले वायरसेस जो इसके ऊपर ऊपर अटैच थे उनमें से मेजॉरिटी क्या करेगी, उतर जाएगी, और जो चीज़ अंदर जाएगी जाहिर है वो तो बाहर नहीं आ सकेगी एजिटेशन से रिजल्ट में। तो हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी मुझे नजर आ रही थी फास्फोरस के अंदर, राइट। तो डीएनए जो था वो सिर्फ और सिर्फ नजर आया इसके अंदर, बाहर नहीं था। जबकि सल्फर वाली एक्टिविटी मुझे अभी भी थोड़ी बहुत नजर आ रही थी, कहाँ, इसके बाहर। इससे साबित हुआ कि प्रोटीन का कोट हमेशा बाहर रह जाता है, तो जो चीज सेल के अंदर जाती है इट इज नन अदर देन डीएनए। फर्दर चूंकि ये बैक्टीरियोफेज था और इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर जाहिर है वायरसेस क्या करते गए, रेप्लिकेट करते गए, तो जो इससे बने वायरसेस और नए वायरसेस बने, उन सारे के सारे वायरसेस में अगर रेडियो एक्टिविटी कहीं नजर आई तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस की थी, सल्फर की नहीं थी। जिससे ये पता चला कि phosphorus containing substance means DNA is in fact hereditary material that normally passes generation after generation, and it is not the sulfur containing substance means protein. Hence conclude हो गया यहाँ से कि DNA is the hereditary material. DNA is hereditary material. तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि हमने ये कैसे डिड्यूस किया, हम इस मकाम तक कैसे पहुंचे कि जो डीएनए है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। आई होप कि अगर आप इन बातों को गौर से सुना होगा तो ये सारी की सारी बातें एक तरतीब के साथ आप लोगों के माइंड के अंदर पेनिट्रेट हो गई होंगी और आप इस बात को यकीनन समझ गए होंगे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और ना ही आरएनए और ना ही प्रोटीन। With this you can see set of informations. I just want to say you Allah Hafiz.